MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शक, पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान भी हमला कर रहा है। यानी पाकिस्तान ट्रंप के चक्कर में फंस गया है। क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, टीटीपी का आत्मघाती हमला और पाकिस्तान दहल उठा है। ये ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है दर्शकों। यहाँ काबुल ने बदला ले लिया है। ये पूरा इलाका जलकर राख हो गया दर्शकों, लेकिन इतना ही नहीं है, अब पूरी तरह से अफगान के लड़ाके देख रहे हैं आप। यानी पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान की एक गलती उसका खात्मा करवा देगी। दिखाते हैं आप, दिखाइए जरा कैसे पूरी तैयारी अफगानिस्तान की। देखा आप, पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, अटैक से पहले टीटीपी के लड़ाके बाकायदा लाइव होके बता रहे हैं कि ये हमला हमने किया है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए जरा कैसे ये लड़ाके सीधे धमका रहे हैं। देखा, वो कह रहा है कि हमने काबुल का बदला लिया है और बदला जो लिया है देख रहे हैं, पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया और अब सिर्फ वहां पर राख बची हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 50 पुलिस कर्मियों को मारा गया है। ये डेरा इस्माइल का इलाका है जहां पुलिस सेंटर को निशाना बनाया गया। ये ट्रेनिंग सेंटर था और इसे जलाकर राख कर दिया है। तो ये पाकिस्तान पर पहला खतरा है जिसके पीछे भी बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको दूसरा खतरा बताता हूं दर्शकों में। ये देख रहे हैं आप, वो था टीटीपी है, TLP तहरीक लब्बैक, और आज लब्बैक ने लाहौर में पूरी तरह से अपना मोर्चा खोल दिया है। सुनिए जरा कैसे खौफ में आ गई है मरियम। 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। तारीख की बदतरीन शेलिंग जारी है। तारीख की बदतरीन शेलिंग इस्राइल नवाज हुक्मरानों ने, पंजाब पुलिस के इस्राइली गुंडों ने, इन बिगड़तों ने सीधी शेलिंग और गोलियां मारनी शुरू की हुई हैं। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। रेंजर की तरफ से, इन इस्राइल नवाज गुंडों की तरफ से अभी भी शेलिंग और गोलियां जारी हैं। ये इंसानी खून जा रहा है। मरियम की सत्ता बचाने के लिए लाहौर की सड़कें खून से लाल हो गई। गाजा पर हीरो बनने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठे मुनीर शहबाज कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। ये देखें जी, रेंजर्स ने रात को पहले दहशत। पाकिस्तानी अब शहबाज मुनीर को इजरायली एजेंट बताने लगे तो मुनीर कुर्सी बचाने के लिए काबुल पर बम बरसा रहा है। लेकिन टीटीपी ने भी ऐसा बदला लिया कि मुनीर की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ट्रंप से दोस्ती के बाद पाक में 4 बड़ी दरार पड़ी। बलूचिस्तान हाथ से खिसका, पीओके में विद्रोह भड़का, अब लाहौर जल उठा। बची सेना तो उसे टीटीपी के लड़ाके मार रहे हैं। यानी भारत से पंगा और ट्रंप से दोस्ती मुनीर को भारी पड़ गई है। और ट्रंप के चक्कर में इस समय पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए। कैसे पाकिस्तान घिर गया है,
पाकिस्तान के हालात कैसे, आइए जरा आपको बताता हूं। ट्रंप के नोबल का सपना टूटते ही पाकिस्तान में कहर टूट पड़ा है। मुनीर और शहबाज एक साथ 4 खतरों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। एक तरफ टीटीपी ने काबुल पर हमले का बदला लेकर दहला दिया है। डेरा इस्माइल में टीटीपी ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है और इस हमले में करीब 50 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर है। दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, टीटीपी ने इसे पाकिस्तान को काबुल की स्ट्राइक का बदला भी बताया है। और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक जो गृह युद्ध शुरू कर चुका है। पंजाब प्रांत में लब्बैक गुट के हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं और पंजाब में असीम मुनीर ने नागरिकों के खिलाफ सेना को उतार दिया है। सोचिए आप जरा, प्रदर्शन में टीएलपी के 11 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। वहीं टीएलपी के इस प्रदर्शन से मरियम नवाज की सत्ता खतरे में पड़ गई है और पाकिस्तानी टीटीपी टीएलपी के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बता रहे हैं। दावा यह कि ट्रंप के करीब जाने की वजह से पाकिस्तान का यह हाल हुआ है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर एक्सपर्ट से भी हमने बात की। मेजर जनरल संजय सोई इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ डील जो हो रही है वो जिम्मेदार है। देखिए, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी है, लेकिन उसमें ट्रंप को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहते हैं गलती खुद करो, जिम्मेदार किसी और को बना दो। सबसे पहले जो वहाँ पे गड़बड़ हो रही है वो वहाँ की सेना की जो अत्याचार वाली नीति है उसके द्वारा, क्योंकि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, लोगों की मुश्किलात को सुनने को तैयार नहीं है। दमनकारी नीति चल रही है, घरों से उठा लो, मार दो, शेलिंग कर दो, बम्बार्डमेंट कर दो, हेलीकॉप्टर से बम गिरा दो, जहाज से बम गिरा दो, लोगों को गायब कर दो, घरों को जमीन से मिला दो। ये सब काम हो रहे हैं तो फिर विद्रोह तो होगा ही। और ट्रंप के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप खुद वहाँ पे प्लेट में लेके रेयर अर्थ लेके गए हुए हैं कि लीजिए ट्रंप जी, लीजिए, आप लीजिए, स्वीकार कीजिए। तो हमको क्या दिक्कत है, वो तो ले गई। ठीक है भैया, आओ, बहुत खुशी की बात है। तो वो भी उसका कारण से भी विरोध है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ इतना नहीं है, कैसे मरियम वहां पर लोगों का खून बहा रही हैं, पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा है। दिखाता हूं आपको, ये देखिए, लाहौर में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना सीधे बंदूक से गोली चला रही है, गोली मार रही है। सुनिए जरा लोगों का क्या दावा है। ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है, इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। ये देखें जी, ये इंसानी खून जा रहा है, ये इंसानी खून है। ये हमारे अभी कारकुन को अभी से इसकी गोली लगी है। G3 पकड़ी हुई है इसने, G3 जो आर्मी के पास होती है, ये वो गन है, G3 गन पकड़ी हुई है उसने, और वो लगातार स्ट्रेट फायर कर रही है। रेंजर्स ने रात को, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए, लाहौर में प्रदर्शनकारियों को दावा किया जा रहा है कि सीधे गोली मारी जा रही है और मरियम और मुनीर प्रदर्शनकारियों का खून बहा रहे हैं, लेकिन टीटीपी के लड़ाके और टीएलपी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये बदतरीन, ये देखें जी, रेंजर्स ने रात को पहले दहशतगर्दी की, यहाँ पर आकर कारकुनान को शहीद किया, उनको गोलियां मारी। जब यहाँ से दौड़ लगा के भागे तो इन्होंने फिर मरकज रहमत अलिल आलमीन पर हमला किया। अब वहां से ये मुंह काला करवा के एक मरतबा फिर शादरा चौक में आकर ये हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर हमला कर रहे हैं। ये देखें जी, ये सामने, ये बदतरीन तशद्दुद, ये पीछे को जा रहे हैं। ये हजूर के गुलाम इनके सामने डट के खड़े हुए, शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। हजूर के गुलाम, जब तक हमारी सांसों में आखिरी सांस है तब तक हम फलस्तीन के लिए खड़े हुए हैं। अब मैं आपको मरियम और मुनीर के कातिल फौज का चेहरा दिखाने वाला हूं। देखिए जरा, खुद ही अपने देश की संपत्ति का नुकसान कर रही है। ऐसी सेना आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। देखिए जरा कैसे कार में तोड़फोड़ की गई है। अब जब इतने से बात नहीं बनी दर्शक, तो हेलीकॉप्टर से भी गोलियां बरसाई जा रही हैं, दावा किया जा रहा है। ये दिखाइए जरा कैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं। रेंजर आर्मी हेलीकॉप्टर विचों रसूलुल्लाह दे गुलामां ते गोलियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन सारे रसूलुल्लाह दे गुलाम मैदान में मौजूद ने। आ वेख लो, रेंजर आर्मी दा हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर विचों रसूलुल्लाह दे गुलामां ते गोलियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन सारे रसूलुल्लाह दे गुलाम मैदान में मौजूद ने। आ वेख लो, रेंजर आर्मी दा हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर विचों
रसूलुल्लाह दे गुलामां दे देखा, यानी जमीन पर भी इस समय धमाके हो रहे हैं और आसमान से गोलियां बरसाई जा रही हैं। यानी इस समय पाकिस्तान में खून खराबा हो रहा है। लाहौर की सड़कें इस्लामिक जेंजी के खून से लाल हो गई। तहरीक लब्बैक को रोकने के लिए सेना उतार दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मरियम को सत्ता से बचाने के लिए, मरियम की पूरी सत्ता को बचाने के लिए मुनीर ने खुलेआम गोलियां चलवा दी। लाहौर के प्रदर्शन में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। दर्शक, विवाद की शुरुआत अमेरिकी दूतावास के बाहर से प्रदर्शन से हुई। टीएलपी गाजा पीस प्लान को लेकर अमेरिका के खिलाफ टीएलपी के लोग सड़कों पर आ गए और इस्लामाबाद में टीएलपी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे दिन टीएलपी ने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए कूच करना शुरू किया। टीएलपी का यह प्रदर्शन धीरे धीरे कई शहरों में फैल गया है। प्रदर्शन रोकने के लिए लाहौर में मुनीर ने सेना उतार दिया। आप सोचिए जरा, सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर उन्हें मार डाला है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कट्टरपंथी इस्लामिक समूह है। आपको बता दें, टीएलपी को पाकिस्तान सेना का पिट्ठू माना जाता है। सेना के इशारे पर सरकारों को घेरते रहने का इनका काम है। 10 साल पहले बरेलवी सुन्नी गुट ने इसकी स्थापना की थी। 2018 में इसी टीएलपी ने नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर कर दिया था। टीएलपी ने ही इमरान खान को सत्ता में आने के बाद काफी मदद की थी और 2021 में इसी टीएलपी ने इमरान को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम छेड़ी। अब यही टीएलपी शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और यही टीएलपी पूरी तरह से मैदान में आ गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये टीएलपी मैदान में आ गई है, लेकिन ये टीएलपी कैसे अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है और मरियम की सेना, मुनीर की सेना कैसे उन पर गोलियां चला रही हैं, दिखाइए फायर कर रहा है। कहां? ये आप बकायदा वीडियो देख सकते हैं। ये बंदा स्टेट फायर कर रहा है। आप अंदाजा लगाते हैं? ये देखें, ये बंदा स्टेट फायर मार रहा है। सर ये देखें, ये बंदा स्टेट फायर कर रहा है। कहां गया रियासत मदीना? ये सबूत पेश कर रहे हैं हम। ये सबूत पेश कर रहे हैं, स्टेट फायरिंग कर रहा है। ये तो आपने देखा, तहरीक लब्बैक पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी सेना की औकात क्या है। पाकिस्तानी सेना अपने आप को बहुत बड़ी सेना बताती है, लेकिन देखिए, लड़ाकों ने वहां की पुलिस की गाड़ी को छीन लिया है और इस गाड़ी पर खुद सवार होकर जा रहे हैं। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, जैसे पुलिस और सेना को आदेश दिया गया गोलियां चलाने का, उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई है। सुनिए जरा एक सैनिक क्या कह रहा है। ऐसा काम, और मैं अपने पुलिस, रेंजर्स और आर्मी वालों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि खबरदार खबरदार, ऐसा काम ना करो, ऐसा काम ना करो। ठीक है, अभी तो तुम सस्ती शोहरत के लिए ये 30 या 40 हजार की नौकरी के पीछे तुम अपना पेट पाल लोगे, अपने बच्चों का पेट पाल लोगे, लेकिन जो अपने पेट में तुम आग भर रहे हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। तुम भूखे मर जाओ, वो बेहतर है ना कि ऐसी आग अपने पेट में डालो। कमांडर का हुक्म है, ठीक है, उसकी सुन लो, लेकिन अमल ना करो। ऐसा अमल ना करो जो तुमने हल्फ लिया है, वो इस चीज का हल्फ नहीं लिया कि कमांडर तुम्हें इस्लाम के खिलाफ भी बोलेगा तो तुम वो अमल करोगे। लिहाजा ऐसा किसी किस्म का ऑर्डर अपने ऊपर जो है ना, उसको फर्ज समझ कर ना अपनाना कि तहरीक लब्बैक वालों को नुकसान पहुंचे। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन लिया आपने, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। लेकिन इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताता हूं, सीधे फायर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से टीटीपी और टीएलपी अब पाकिस्तान में युद्ध करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। लग रेंज सीट का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेंज ले। अल्लाहू अकबर। अब दर्शकों मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है, लेकिन कैसे पाकिस्तान से काबुल तक, जैसे ही काबुल का बदला पाकिस्तान से लिया, अफगान के लड़ाके डांस कर रहे हैं और यहां पर जश्न मनाया जा रहा है।
देखा आप, इन्हीं हाथों में हथियार है और यही हथियार पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसी तबाही मचाई जा रही है। टीटीपी ने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से बदला ले लिया है और काबुल में हमले के बदले टीटीपी ने पाक में 50 लाशें गिरा दी हैं। दरअसल पाक एयरफोर्स ने काबुल पर स्ट्राइक की थी और पाक की यह स्ट्राइक टीटीपी चीफ नूर वली को टारगेट पर लेकर की गई थी। यह नूर वली, हवाई हमलों में टीटीपी चीफ नूर वली बच निकला। जवाबी कार्रवाई में टीटीपी ने डेरा इस्माइल में आत्मघाती हमला कर दिया। ये नूर वली कौन है आपको बता दूं, ये टीटीपी का चीफ है। नूर वली महसूद नाम है इसका। कट्टर इस्लामिक सोच और देवबंदी मदरसों में इसने पढ़ाई की। तालिबान को इस्लाम और पश्तून का रक्षक मानता है। 2007 में कई आतंकी संगठनों को मिलाकर टीटीपी का गठन किया। टीटीपी संस्थापक बैतुल्ला मसूद का भरोसेमंद कमांडर बन गया। 2008 में बैतुल्ला मसूद की मौत के बाद नूर वली को ही कमान मिली। अब पाकिस्तान में कई बड़े हमले की प्लानिंग इसी ने रची है और इसलिए पाकिस्तान इस पर हमले कर रही थी, लेकिन ये बच गया। लेकिन पाकिस्तान में इस समय पूरी तरह से हालात खराब हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूं, पूरी तरह से अफगानिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। और इधर अफगान के मंत्री भारत में आए, मुलाकात उनकी हो रही है और इधर अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। उसका कहना है कि अगर हमारी टेरिटरी में हमला हुआ तो हम बदला लेंगे। लेकिन भारत ने संप्रभुता की बात की है और भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान तो तिलमिला रहा है दर्शकों, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और इधर अफगानिस्तान भारत में है और भारत ने अफगानिस्तान का साथ देने की बात कर दी। ये आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज अफगान के मंत्री पहुंचे, मुत्तकी देवबंद पहुंचे तो वहां पर बड़ा लंबा चौड़ा उनका काफिला पहुंचा। देखा आप, यानी अफगान के विदेश मंत्री कितने बेफिक्र हैं आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं, क्योंकि अमीर मुत्तकी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में देवबंद में कई सारे मुस्लिम पहुंचे और यहां पर स्वागत किया जा रहा था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का। अब मैं आपको दिखाता हूं, देवबंद में जब वो पहुंचे तो कैसे लोगों ने उन्हें घेर लिया। देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, कई लोग ऊपर से देख रहे हैं और जैसे ही वो पहुंचे, दिखाइए जरा कैसे उन्हें घेर लिया। तो देखा आप, यानी मुत्तकी पूरी तरह से बेफिक्र हैं, लेकिन उनके भारत दौरे को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। सुनवाते हैं जरा क्या कुछ कहा गया है। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए। नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है, तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। इंडिया आने का, बल्कि हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। चलिए आइए अब आगे बढ़ेंगे और आज देश से एक और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है और ये बड़ी खबर चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। सिर तन से जुदा एक हिंदू का कर दिया है और इसका आईएसआई का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। पूरी कहानी क्या है आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये वो तस्वीर है अलवर राजस्थान की, जहां पर एक हिंदू युवक को घेर लिया गया और मारा गया। दिखाइए जरा कैसे उसके साथ मारपीट की गई है।
देखा आपने दर्शक, ये पूरी तस्वीर देखी जहां पर झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये झगड़ा मौत का कारण बन जाएगा किसी ने सोचा नहीं। और ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर करण को मौत के घाट उतार दिया गया। दावा किया गया कि विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताता हूं दर्शकों मैं आपको कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद पूरे अलवर में तनाव है। कट्टरपंथियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया, देख रहे हैं आप। और हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए, नारेबाजी की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर नारेबाजी की जा रही है, उधर प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो, इसके लिए पहले ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अगली तस्वीर में आपको बताता हूं, इधर अलवर में ही एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए, एक हिंदू युवक की हत्या की जाती है और उसी शहर से एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार होता है जिसका नाम मंगत सिंह है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इधर भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है, बुलडोजर भी चल गया है, यानी कट्टरपंथियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है। लेकिन कैसे हंगामा हो रहा है दिखाते हैं आप। पहले सिर तन से जुदा का नारा और फिर राजस्थान के अलवर में हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या। ये उन कट्टरपंथियों के झुंड का कारनामा है जिसके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। अलवर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसपी से लेकर डीएम तक मौके पर मौजूद हैं। माहौल की गंभीरता को देखते हुए 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन गुस्सा थमने वाला नहीं है। इधर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बुलडोजर गरज रहा है और सरकार ने साफ कर दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखा कैसे यहां पर हंगामा किया जा रहा है, लेकिन आखिर राजस्थान के अलवर में हुआ क्या है, क्या हुआ वहां पर जो करण को मौत के घाट उतार दिया, दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, यही है करण मल्होत्रा, इस पर जानलेवा हमला किया गया। दर्शकों, खबर है लाठी डंडों से लैस करीब 15 लड़कों ने पिटाई शुरू कर दी। जब तक करण समझ पाता, कट्टरपंथी उस पर हमला करने लगे। करण के साथ उसका भाई भी मौजूद था जिसका हाथ तोड़ दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि हमला करने वाले करीब 10 से 15 लोग वहां पर थे जिन्होंने हथियारों से मारपीट की और बुरी तरह से घायल कर दिया करण को। लेकिन साजिशन हमला हुआ, यह भी बात की जा रही है। दावा है कि हिंसक भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे भी लगाए, जिसके बाद हमलावर उग्र हो गए और करण को जान से मार दिया। हमला करने वालों का मकसद क्या था, पुलिस अब इसका पता लगा रही है। पैसे के लेन देन के अलावा साजिश के एंगल से भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। इधर हिंदूवादी संगठन मैदान में आ गए। उनका आरोप है कि हमले में कट्टरपंथी भी शामिल थे जिसने साजिशन हिंदू युवक को निशाना बनाकर मारा है। अब ये जांच कहां तक पहुंच गई है, ये भी जान लीजिए। हिंदू युवक की हत्या में 13 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदूवादी संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में करण की हत्या हुई है, लेकिन हर एंगल से करण हत्याकांड की जांच की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही ये घटना सामने आई, सिर तन से जुदा की बात आई, इसे लेकर बाबा बागेश्वर भी सामने आ गए हैं और उन्होंने फिर कह दिया है कि भारत देश में सिर तन से जुदा वाली सियासत और साजिश नहीं चल सकती है। सुनिए जरा। देखिए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं, पर आइलम महादेव भी बुरा नहीं, पर सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यहां पर इसी अलवर में जहां पर करण की हत्या हुई है, वहीं से एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। तो क्या इसके पीछे पाकिस्तान है जो अलवर में हुआ है? क्योंकि अलवर में पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, आईएसआई एजेंट मंगत सिंह किसी नापाक मिशन पर था। खबर है 2 साल से वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। साथ ही आईएसआई की महिला एजेंट को रिपोर्ट करता था।
खुलासा हुआ कि उसने खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी है। वहीं आईएसआई के इशारे पर अलवर में वो अपना एजेंडा चला रहा था। इसके अलावा राजस्थान के सैन्य ठिकानों पर उसकी नजर थी। जानकारी के मुताबिक देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी। उसके मोबाइल फोन में तकनीकी जांच में कई सबूत मिले हैं जो मंगत सिंह की जासूसी गतिविधियों की पुष्टि करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगत सिंह से गहन पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में पता चला कि वो पैसे के लालच में देश से गद्दारी कर रहा था। साथ ही मंगत खुद को बेहद साधारण दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन वो लगातार आईएसआई को गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था। अब जांच में आईबी और रॉ जैसी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। दूसरी तरफ अलवर में हिंदू युवक की हत्या की भी जांच चल रही है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन हिंदू संगठन काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। अलवर की धरती पर जिस प्रकार से उन्होंने नारे लगाए और नारे लगाए, उन्होंने कहा एफआईआर में लिखित है कि सर तन से जुदा, मुस्ताफे नबी की एक ही सदा, सर तन से जुदा। अगर इस नारे के साथ आप अलवर में ये नारे लगाना चाहते हो तो ये मंसूबे आपके कामयाब नहीं होंगे। ये जो योजना पूर्वक जो मौत हुई है, ये मॉब लिंचिंग की घटना है। योगी मॉडल पर जो राजस्थान सरकार अभी बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया है, अलवर में बुलडोजर चलने लगा, उस बुलडोजर का पहिया तेज होना चाहिए और उनके खिलाफ जो उन्होंने अवैध मकान बना रखे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्हें अपराधी हैं सब गिरफ्तार हों और उनके मकानों पे यूपी की स्टाइल पर, माननीय आदित्यनाथ योगी की स्टाइल पर बुलडोजर चले। अब इन हत्या करने वालों को भुगतना पड़ेगा। वो सिर तन से जुदा कर देंगे और ये अल्लाह अकबर इस तरीके के नारे लगाए, मतलब ये मार देंगे, ये धमकी आ रही हमको। तो जी अब कार्रवाई मत करो आगे। इधर बड़ी साजिश हो रही है, उधर भारत के खिलाफ हर साजिश को कुचलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार है और आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, हिंदुओं से साजिश का ऐलान कर दिया है। आपको दिखाता हूं मैं कैसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर प्लान साफ कर दिया है। ये वही घुसपैठी हैं जो तार के नीचे से सुरंग बनाकर देश में आ जाते हैं और आपके संसाधनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। तस्वीर दिखाइए। घुसपैठियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्लान बना लिया है और घुसपैठियों के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो एक्शन कैसा होगा? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि घुसपैठिया कोई भी हो उसे देश से बाहर भगा देंगे, और इस मिशन पर सरकार काम कर रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाएं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान बनाया है और गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है घुसपैठियों को खदेड़ने की। दिखाते हैं आपको। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, जिसका प्रमाण खुद अमित शाह दे रहे हैं। लेकिन वक्त इन घुसपैठियों पर फाइनल प्रहार का आ चुका है। इन्हें देश से बाहर निकालने का है, जिसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री ने फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद, और सच्चाई तो ये है कि दूसरे दल से जो एक घुसपैठी आए हुए हैं यूपी में, असली उन्हें हटाना है। चाहे पश्चिम बंगाल हो या झारखंड, भारत की जमीन पर पैर पसारने वाले घुसपैठियों को खंड खंड करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं गृह मंत्री अमित शाह का फॉर्मूला क्या है। पूरी तरह से उन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ने का क्या प्लान बनाया है, वो है 3D फॉर्मूला। हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया। गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों के कारण मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है। शाह ने कहा कि देश में मुस्लिम आबादी 24.6 की दर से बढ़ रही है, जबकि देश में हिंदुओं की आबादी 4.5% की कमी देखी गई है उसमें। उन्होंने कहा यह गिरावट प्रजनन दर के कारण नहीं है, बल्कि भारत में सीमा पार से हो रही घुसपैठ के कारण है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत में घुस आते हैं
वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाला फॉर्मूला अपना रही है, यानी इन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार घुसपैठियों की पहचान करेगी और देश से बाहर कर देगी, और इसके लिए सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन उससे पहले घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, उसके बाद उनको उनके देश में रिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शाह ने मैसेज दिया कि वोट का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है और आपके अधिकार पर कोई कब्जा ना करे। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। सुनवाते हैं आपको। आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये घुसपैठिए कहां से देश में दाखिल होते हैं, और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आपका राज्य भी इसमें है। ध्यान से देखिए कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल से होती है दर्शकों। इसी राज्य से प्रवासी चोरी छिपे आसानी से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करते हैं। जानकारी है कि लाखों अवैध बांग्लादेशी यहां पर बसे हुए हैं, जो नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में यहां पर आते हैं। उसके बाद नंबर आता है असम का। बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ राज्य है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी समस्या है। घुसपैठिए वहां मजदूरी के लिए आते हैं, और त्रिपुरा, उसका भी यही हाल है। बांग्लादेश की सीमा की वजह से अवैध क्रॉसिंग आम बात है। यहां भी बांग्लादेशी काफी बड़ी संख्या में आते हैं, जो जंगलों और नदियों के रास्ते यहां पर आ जाते हैं। और मिजोरम में रोहिंग्या मुसलमान, जो आपने सुना होगा, वो यहीं से घुसते हैं, जो उत्पीड़न से भागकर भारत आ जाते हैं और फिर यहीं पर रहने लगते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से कठुआ राजौरी के रास्ते घुसपैठ की जाती है। ये एलओसी पार कर चोरी छिपे दाखिल होते हैं, और फिर घुसपैठ का मकसद आतंकवाद फैलाना है। उसके बाद बिहार में जहां चुनाव चल रहा है, नेपाल सीमा से सटा हुआ है, नेपाल के रास्ते घुसपैठ होती है, और इसी रास्ते घुसपैठ के चलते बिहार में एसआईआर भी लागू की गई है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताऊं, पूरी तरह से इसका फॉर्मूला तैयार है, लेकिन इस पर कैसे सियासत हो रही है, सुनिए जरा। किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाह है उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। बल्कि राजनीतिक दलों को इसके लिए सहयोग देना चाहिए, आगे आना चाहिए। फर्जी, डुप्लीकेट, गैर नागरिक घुसपैठिए, उनके नाम हटने चाहिए। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये आज की चुनावी सूची में जरूरी है। और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर सख्त कार्यदल पर काम होना चाहिए। और अब दर्शकों, मैं आगे बढ़ूंगा, आपको देश की सियासत की बड़ी खबर बताऊंगा। उससे पहले एक बड़ी जानकारी दे दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और चीन आमने सामने आ गए। जिनपिंग, देखा आपने कैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन अब चीन से सीधी लड़ाई हो गई है। दर्शकों, दिखाता हूं मैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और चीन के खिलाफ टैरिफ लगा रहे हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारत ट्रंप की बात को नहीं माना, तो अब चीन पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। लेकिन उसकी वजह से ट्रेड वॉर होने लगा है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को रोकने के लिए कहा कि चीन की बहुत ज्यादा ताकत बढ़ती जा रही है, चीन बंदी बना रहा है दुनिया को, और ये हम होने नहीं देंगे।
और उन्होंने 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। दिखाता हूं मैं आपको, ट्रंप ने बाकायदा पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि अब अमेरिका सीधे चीन पर टैरिफ लगाएगा। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गया है। भारत के बाद ट्रंप का गुस्सा जिनपिंग पर फूट पड़ा है। चीन पर ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाकर सबको चौंका दिया है। इतना ही नहीं, चीन पर ट्रंप ने दुनिया को बंदी बनाने का गंभीर आरोप लगा दिया। 1 नवंबर से चीनी आयात पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका के इस फैसले से ग्लोबल ट्रेड वॉर फिर से भड़केगा। टैरिफ लगने से चीन और अमेरिका के रिश्ते में दरार और ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिक गई हैं कि इस विवाद का समाधान कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यह कि विवाद का समाधान कैसे होगा, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप यानी ईगल और ड्रैगन आमने सामने आ गए। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध छिड़ गया है। दर्शकों, अमेरिका ने चीन पर फिर से बड़ा टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, चीनी प्रोडक्ट्स पर अब 100% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला 1 नवंबर 2025 से लागू करेंगे। चीन पर पहले से ही अमेरिका ने 30% टैरिफ लगा रखा है। नए ऐलान के बाद यह टैरिफ हो गया 130%। ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया है, ध्यान से समझिए। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर चीन ने नए नियम बनाए हैं। बता दें कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का राजा है, किंग है। चीन के पास 17 तरह के विशेष खनिज हैं। चीन ने 12 धातुओं के निर्यात पर सख्ती कर दी है। इसमें है लैंथेनम, नियोडीमियम और यूरोपियम। ये खनिज पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका करता है F-35 लड़ाकू विमान बनाने में। और चीन की यह नीति सीधे तौर पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। नए नियम के मुताबिक रेयर अर्थ मिनरल्स का री एक्सपोर्ट नहीं होगा और इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल हो गए, नाराज हो गए और इसे व्यापारिक हमला मान लिया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धोखेबाज बताया। हालांकि चीन ने इस फैसले के पीछे नेशनल सिक्योरिटी को वजह बताया है और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it, but 1 नवंबर से चीनी आयात पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाएंगे। चीन द्वारा दुर्लभ धातु पर लगाए गए निर्यात नियंत्रण के कारण ये शुल्क लगा रहे हैं। नहीं, मैंने मीटिंग रद्द नहीं की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम ऐसा करेंगे भी या नहीं। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। उन्होंने दुनिया को कुछ ऐसा चौंका दिया, ये चौंकाने वाला था। अचानक वे आयात निर्यात की ये पूरी अवधारणा लेकर आए और किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। देखते हैं क्या होता है, इसलिए मैंने इसे 1 नवंबर को रखा है। look, we're going to have to see what happens. That's why I made it November 1st. We'll see what happens. चलिए अब आपको बताऊंगा देश की सियासत में क्या हो रहा है। बिहार चुनाव का हर अपडेट हम आपको देते हैं और अब बिहार में पूरी तरह से तेजस्वी को उलझा दिया है पीके ने। तेजस्वी यादव इस समय केंद्र में है और पीके उनके गढ़ में घुस गए। दिखाता हूं मैं आपको बिहार में इस समय क्या चल रहा है। आज तेजस्वी यादव पुराने क्रिकेटर रहे और आज उन्होंने बल्ला थामा और कहा कि मैं चुनाव में भी सिक्सर लगाकर जीत दर्ज करूंगा। अब सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव क्रिकेट की पिच की तरह बिहार में कप्तान बनेंगे? लेकिन उनको रोकने के लिए कौन आगे आ गया है, ये आप देखिए। पीके आ गए। पीके ने तेजस्वी को चुनौती दी है और खबर तो यह है कि वो तेजस्वी के गढ़ से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, राघोपुर में जहां पर पीके चुनौती दे रहे हैं, वहीं असद उद्दीन ओवैसी भी तैयार है। यानी तेजस्वी एक तरफ पीके से लड़े और दूसरी तरफ ओवैसी ने कह दिया है कि 100 सीटों पर लड़ेंगे, यानी खेल ओवैसी का बिगाड़ेंगे।
तो आपने हालत देखी है इंडिया अलायंस और अन्य दलों की, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैग पैक करके दिल्ली आ गए हैं। बिहार के नेता अब आप समझ लीजिए कि बैग लेकर आए हैं, मतलब सीटों को लेकर मंथन हो रहा है और बीजेपी में भी अभी सीट बंटवारे पर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बना हुआ है। स्वराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं, जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। बिहार चुनाव में राघोपुर में सबसे बड़ी सियासी जंग देखने को मिल सकती है। पीके राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। पीके ने दावा किया कि जैसे राहुल अमेठी से भागे थे, तेजस्वी राघोपुर से भागेंगे। स्वराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं, जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। पीके के चुनावी ऐलान पर आरजेडी ने पलटवार किया, कहा राघोपुर से सीएम चुनाव लड़ रहा है, सामने कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता। राघोपुर की जनता तेजस्वी जी को विधायक के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में चुनने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तेजस्वी ने आज पटना में युवाओं के साथ क्रिकेट खेला। सवाल है कि क्या पीके तेजस्वी का चुनावी गेम बिगाड़ देंगे? क्या तेजस्वी चुनावी मैच जीतकर बिहार के कप्तान बनेंगे या फिर पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी लड़ाई बिहार की यही होगी, क्योंकि यहां पर कप्तान मैदान में यानी तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। पहले खबर थी कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब पीके राघोपुर में तेजस्वी को चुनौती देने की बातें कर रहे हैं। पीके ने कहा राघोपुर की जनता चाहेगी तो मैं वहां से लड़ूंगा, और कल हमारी केंद्रीय समिति की बैठक है। पीके कहते हैं उसी बैठक में राघोपुर पर चुनाव लड़ने का फैसला होगा। पीके ने तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी और कहा अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी को 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तेजस्वी का वही हश्र होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था। प्रशांत किशोर का इशारा 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ था, जब अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। राघोपुर सीट को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है और लालू यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं से राबड़ी देवी 3 बार विधायक चुनी गई हैं और अब तेजस्वी यादव 2015-2020 के बाद यहीं से मैदान में उतरेंगे। पीके की चुनौती के बाद राघोपुर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जैसे ही पीके ने ऐलान किया, आरजेडी ने जवाब दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। अरे राघोपुर जाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, जाएं। राघोपुर की जनता राघोपुर की जनता तेजस्वी जी को विधायक के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में चुनने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जो लोग इधर उधर सपना देख रहे हैं वो मुगालते में हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ पीके मैदान में आ गए तो दूसरी तरफ तेजस्वी की मुश्किल कौन बढ़ा रहा है? वो है असद उद्दीन ओवैसी। बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है, पार्टी इस बार करीब 100 सीटों पर चुनावी मैदान में आएगी। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा हमारा लक्ष्य बिहार में तीसरा विकल्प तैयार करना है। एनडीए महागठबंधन दोनों को इस बार हमारी मौजूदगी का एहसास होगा। पार्टी कुछ समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत कर रही है ताकि बिहार में एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी के विधायक ने कहा कि हमने गठबंधन के लिए लालू यादव को पत्र लिखा, लेकिन लालू यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब हम अपने दम पर विस्तार करेंगे। 2020 में असद उद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आए थे। 2022 में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अख्तरुल ईमान पार्टी के एकमात्र विधायक बचे हुए हैं और ओवैसी की पार्टी सीमांचल में जनाधार को बढ़ा रही है। यहां 17% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है और ओवैसी यहां ताबड़तोड़ रैलियां भी कर चुके हैं। ओवैसी सबसे ज्यादा आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। आरजेडी के एमवाय समीकरण का गणित
ओवैसी बिगाड़ने की पूरी तैयारी में है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ असद उद्दीन ओवैसी नहीं, पूरा खेल तेजस्वी का बिगाड़ने के लिए पीके भी हैं और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मैदान में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वो मैदान में आए, कैसे खेल बिगड़ रहा है, सुनिए जरा ओवैसी और तेज प्रताप क्या कह रहे हैं। खड़ा तो करना है कैंडिडेट को और चुनाव लड़ना है। कितने सीट लड़ेंगे इसका पूरा नंबर हमारे अध्यक्ष अख्तर अली मान साहब तय करेंगे अपनी टीम के साथ। मगर हम लोग तो हमारे लीडर ने, अख्तर अली मान साहब ने लेटर लिखा था लालू प्रसाद यादव साहब को, तेजस्वी को, 6 सीट दे दो हमको। आप 5 तो जीते थे पिछले मरतबा, तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करे तो फिर चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे। कि कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा, कौन नहीं रोकना चाह रहा है, तो हम तो कर दिया। वो नहीं ले ना ले, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो लड़ेंगे, उनका लड़ना है। हमको अपनी पार्टी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। हर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। AIMIM के लोग भी मिले हैं आके सर, थर्ड फ्रंट भी बना, तो सब मिल ही रहे हैं लोग आकर के। कब तक सर? अब आने वाले देखिए कितने सीटों पर सर उम्मीदवार उतार रहे हैं? वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे। हम क्या राघोपुर से भी उम्मीदवार उतारेंगे? परसों बता देंगे। परसों गठबंधन बना रहे हैं, चंद्रशेखर की पार्टी से हो रही है आपकी? वो बता दिया जाएगा। परसों ऐलान करूंगा मैं। अब इधर तेजस्वी की मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, कांग्रेस ने आज अल्टीमेटम दे दिया है। साथ में घूमे थे राहुल गांधी, लेकिन कह दिया है कल तक बताइए सीट पर आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर फैसला ले लिया जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस ही नहीं, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी भी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा। अब सीट बटी नहीं है, चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनना है। यानी इंडिया अलायंस में महागठबंधन में इस समय खींचतान मची हुई और सीटों का फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार हो गया। इंडी गठबंधन का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है दर्शकों, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। 145 पर आरजेडी, 55, 56 और इसी के आसपास राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी को सीट मिलेगी। लेफ्ट 22 सीट और मुकेश सैनी को 18 से 20। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लगातार पेच फंसा हुआ है, सहमति नहीं बनी। गठबंधन के अंदर 12 सीटों पर पेच फंसा है। खबर है मुकेश सैनी को 20 सीट ऑफर कर दी गई है, लेकिन साहनी 30 सीटों पर अड़ गए हैं और मुकेश साहनी डिप्टी सीएम का भी पद मांग रहे हैं। और अगर वो डिप्टी सीएम का पद मांगेंगे तो तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीज़ों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। सीमांचल और कोसी में बोलोगे सीट इनको चाहिए, कैटो सीट ये जीते थे भैया। कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। स्वाभाविक है कि सीटों को लेकर बातचीत होगी, थोड़ा समय लगेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है कि ये सीट हमारे लिए उपयुक्त है या हमारा उम्मीदवार उपयुक्त है, तो समय तो लगेगा। सब इंटरनल सेटल है और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे, कहाँ लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। समझौता हो गया है आरजेडी का या अभी बस बातें चल रही है? मेरे ख्याल से फिनिशिंग टच, अभी फिनिशिंग टच देने का काम लोगों के साथ। बिल्कुल। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह कि महागठबंधन उलझा हुआ है, लेकिन एनडीए में मंथन चल रहा है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। खबर यह है कि 1 से 2 दिन में सीटों का ऐलान किया जा सकता है, बंटवारा हो सकता है। अगली तस्वीर दिखाइए। दिल्ली में चिराग पासवान भी लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और आज उन्होंने भी मीटिंग की है। सिर्फ चिराग ने नहीं, मांझी भी बैठक कर रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। जेपी नड्डा से मिले जीतन राम मांझी। खबर है कि 15 सीट मांग रहे हैं, कितनी मिलेगी इसी पर संशय बना हुआ है। एक और तस्वीर आपको बताता हूं। बीजेपी की सहयोगी है जेडीयू और जेडीयू की भी बैठक हुई है। यानी जेडीयू पूरी तरह से मैदान में आई है और बीजेपी भी मैदान में आ गई है। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि अगर एनडीए में सीट का बंटवारा होना है तो हर दल को साथ लाना होगा। और इस बार कौन बड़े भाई की भूमिका निभाएगा, आइए उनका फॉर्मूला बताते हैं। 101 पर जेडीयू और 100 पर बीजेपी, यानी 50-50। चिराग पासवान को 26 सीट दी जा सकती है। खबर है
लेकिन जीतन राम मांझी तो 15 मांग रहे हैं। खबर है कि 7 पर संतोष करना पड़ सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी जाएगी। यानी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठक हो रही है और पटना से लेकर दिल्ली तक नेता दौड़ लगा रहे हैं। चिराग पासवान 30 सीटें मांग रहे थे, लेकिन दावा है कि 26 सीट मिल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी 15 मांग रहे हैं, लेकिन 7 पर संतोष करना पड़ेगा। और उपेंद्र कुशवाहा 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 सीट मिलेगी। ये फॉर्मूला सामने आया। खबर है दिल्ली में मांझी उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की है। 1-2 दिन में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो सकता है, लेकिन इसे लेकर कैसे माहौल गर्मा गया है, सुनवाता हूं आपको। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश हैं। बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाए। फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, फिर उस पर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी। खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है? ऐलान किया जाएगा। मोटे तौर से बड़ी सहमति हो चुकी है। स्वाभाविक है, जब 4 पार्टियों का गठबंधन होगा तो विचार विमर्श का दौर लंबा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सब तय हो जाएगा। एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑल इज वेल। अब मैं आपको दिखाता हूं बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह की हो रही थी कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब इसकी चर्चा होने लगी है कि आखिर क्यों नहीं लड़ेंगे, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं बिहार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिपाही की तरह काम करूंगा। लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, यह है उनकी पत्नी ज्योति सिंह और इनसे विवाद चल रहा है। लेकिन कल इन्होंने करवा चौथ का पूजन किया और कहा कि मैं अभागिन। इसके बाद पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि मैं चुनावी मैदान में आऊंगा ही नहीं। और पवन सिंह ने जो ऐलान किया उसके बाद खबर है क्या पवन सिंह खुद ही पीछे हट गए उनकी पत्नी की वजह से, और इसीलिए अभिनेता पवन सिंह ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, मैं भोजपुरी समाज को सूचित करना चाहता हूं, मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ, ना ही मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा है। पवन सिंह के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया है। चुनाव से पहले पवन सिंह ने दोबारा बीजेपी की सदस्यता ली और गृहमंत्री अमित शाह और नड्डा जैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। पवन सिंह के ऐलान के पीछे पत्नी ज्योति का असर बताया जा रहा है। खबर है ज्योति सिंह ने पहले लखनऊ में पवन के घर पर ड्रामा किया, रोते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ज्योति सिंह फिर पीके से मिलने बिहार पहुंच गई और पीके ने कहा, महिला के साथ हुआ अन्याय के खिलाफ हम मैदान में हैं। पवन सिंह को एहसास हुआ कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ पत्नी ज्योति सिंह को उतारा जा सकता है। फिर चुनाव प्रचार में घर की इज्जत दुनिया के सामने आ जाएगी। इससे बीजेपी को भी बिहार चुनाव में नुकसान हो सकता था। सारे समीकरण को देखते हुए पवन सिंह ने अपने पैर पीछे खींच लिए और वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। सुनिए जरा पवन सिंह क्या कह रहे हैं। पवन सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो भाजपा में है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमारे मित्र हैं। उनकी पत्नी कल आई थी, जैसा कि आपके सामने आई, प्रेस के सामने मैंने जो कहा, उनका जो व्यक्तिगत मामला है उससे हमारा जनसुराज का कोई लेना देना नहीं है और राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी ने मेरे से कोई बातचीत की नहीं है। जैसा आप अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं। देश भर में चर्चा है प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत कैसी है, लेकिन आपको बता दूं वो सेहतमंद हैं और उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है। पहली तस्वीर दिखाते हैं आपको। प्रेमानंद जी महाराज, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद कई सारे वीडियोस आ रहे थे, लेकिन अब दावा किया गया है कि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। तस्वीर दिखाइए। प्रेमानंद जी महाराज
डॉक्टर्स की सलाह पर हैं और जो यात्रा उनकी निकलती थी, सुबह सुबह जब वो दर्शन के लिए जाते थे, कई लोग इकट्ठा होते थे। इस पद यात्रा को अभी रोका गया है, ये यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी सेहत को देखने के लिए उनके आध्यात्मिक गुरु पहुंचे और देखिए जरा गुरु शिष्य का कैसे एक तरह से मिलन हुआ है, वो तस्वीर देश भर में देखी जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा इस समय प्रेमानंद जी की सेहत कैसी है, क्या उनको हुआ था और अभी इस समय वो क्या कर रहे हैं, उनके सेहत के हाल क्या है। प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत पूरी तरह से ठीक है दर्शकों, ये जानकारी महाराज जी ने खुद दी है। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि डॉक्टर्स की सलाह से पदयात्रा को रोक दिया है। उन्होंने किडनी की समस्या की जानकारी भी दी है, साथ ही कहा कि डायलिसिस से गुजरना होता है, इसलिए अभी आराम की जरूरत है। फिलहाल महाराज जी वृंदावन केली कुंज आश्रम में हैं और सेहतमंद हैं। सोशल मीडिया पर जो तरह तरह की अफवाहें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, उनसे आप लोग दूर रहिएगा, जिसको लेकर महाराज जी ने खुद इन सब अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने सूजन और पट्टी वाले वीडियो को भी पुराना बताया है। महाराज जी के इस जवाब से भक्तों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं महाराज जी कैसे हैं, उनके हेल्थ को अपडेट कैसे किया जा रहा है, सुनिए जरा। महाराज जी की जय। वहाँ पे दर्शन हुए महाराज कार्तिक मास में, बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज। आप कृपा करके दर्शन देने आए प्रभु। हमने आपकी तस्वीर देखी, आपका स्वास्थ्य ठीक है था, तो हमें बड़ी चिंता हुई। हाँ, थोड़ा किडनी फेल है ना, तो डायलिसिस होता है तो कभी पानी बढ़ जाता है तो सूजन आ जाती है। जाने मेरे से कोई अगर अपराध हुआ है आपके चरणों में, मैं आपके क्षमा मांगने के लिए आया था। अपराध की तो कोई संभावना ही नहीं, वैष्णव से अपराध कैसे बन सकता है। वही राधा है, वही कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही प्रियाजू है, प्रियाजू ही श्री कृष्ण है। पर प्रियाजू की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, और किशोरी जू की कृपा से ही श्री कृष्ण का रसास्वादन हो सकता है। जो राधा और कृष्ण में पक्ष स्थापित करते हैं, अभी वो समझ नहीं पाए। तो इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए अमोघ लीला भी पहुंचे थे महाराज जी का हालचाल जानने, और महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। बिग बी को सफलता एक दिन में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। मुंबई में शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। अमिताभ ऐसे टूटे कि वो बीमार पड़ गए। 11 मई 1973 को फिल्म जंजीर फिल्म रिलीज हुई थी, और इसी फिल्म से ऐसी सफलता मिली कि बिग बी स्टार बन गए और बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन उन्हें बना दिया गया। अमिताभ को ये कामयाबी एक दिन में नहीं मिली, और हिंदी सिनेमा इसकी गवाही देता है। अमिताभ की सफलता पर उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की ये कविता आपको भी सुननी चाहिए, आपके जीवन में बहुत सकारात्मक संदेश देती है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, उसके कितने तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर पूछो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। यानी आपको जीवन में हर समय आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल इतना ही। भारत की बात है में कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH